गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में बात किए थे, सॉलिबिलिटी के बारे में बात किए थे। आज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इससे। आज हम लोग वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना होगा वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर, पहले इसके डिफिनेशन पर आते हैं। वेपर प्रेशर वर्ड से ही सेंस निकल रहा है। किसका प्रेशर होना चाहिए? वेपर का प्रेशर होना चाहिए। सबसे पहले सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन पर, सब्सटेंस को दो पार्ट में बांटा गया, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल उन्हें कहा जाता है जो वेपर में कन्वर्ट करता है, जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता है, और नॉन वोलाटाइल जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं करता है। जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया, और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। एक 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज ब्राइन? दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब अगर आप इस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हीट करते हो, फ्लेम पर गर्म करते हैं या फिर आप धूप में भी छोड़ देते हैं, तो आप देखोगे कि इसका वाटर वेपोराइज कर जा रहा है, जबकि साल्ट बचा हुआ रह जाता है कंटेनर। ये इंडिकेट करता है कि वाटर वोलाटाइल नेचर का है और ये साल्ट नॉन वोलाटाइल नेचर के है। तो जो वोलाटाइल होगा, जो वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी के वेपर प्रेशर का वैल्यू होगा, क्योंकि वो वोलाटाइल नेचर का है, वेपर में कन्वर्ट कर सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब वेपर प्रेशर कहेंगे किसे? मान लीजिए कि आप एक कंटेनर में वाटर को ले रहे हैं, यहाँ है वाटर, ये वाटर हो गया, इसे आप ढक दिए, यानी एक क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल। चूंकि वाटर वोलाटाइल नेचर के, तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी टेम्परेचर पर यह वेपर में कन्वर्ट करेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर का फॉर्मेशन फास्ट होगा। अगर आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर है, तो भी वेपर बनेगा। आपका कपड़ा ऐसे ही ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर भी वो वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। तो कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर है T, इस टेम्परेचर पर ये वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। इनिशियली रेट ऑफ वेपोराइजेशन फास्ट होगा इन कंपेरिजन टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। धीरे धीरे जैसे ये वेपर बनने लगेगा, कुछ वेपर वाटर में भी कन्वर्ट करने लगेगा। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। वाटर के वेपर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को वेपोराइजेशन, वेपर के वाटर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा गया। चूंकि कंटेनर क्लोज्ड है, तो इसलिए एक समय ऐसा आएगा कि अब जितना वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, उतना ही वेपर कंडेंस कर वाटर में कन्वर्ट करेगा, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। उसी को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, आइदर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। उसी को वेपर प्रेशर। फिर से डेफिनेशन को मिलाते हैं। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वेपर, किस कंडीशन में? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब मिला, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड or on the wall of container in equilibrium state is called vapor pressure. वो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहा जाता है। It is directly proportional to temperature, क्योंकि अगर टेम्परेचर के वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ेगा। आप प्रेशर कुकर में फिल करते हैं, आप प्रेशर कुकर में पानी डाल करके धूप में रख दो, तो कुछ समय के बाद में आपका ये ढक्कन जो है ब्लॉक कर जाएगा वेपर प्रेशर की वजह से, लेकिन सीटी नहीं दे पाएगा, इतना गर्मी नहीं होगा। लेकिन उसी को अगर आप फ्लेम पर डालते हैं, गैस पर डालते हैं, तो कुछ समय के बाद में आपका कुकर सीटी देने लगता है, क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर वैल्यू ज्यादा हो रहा है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज करता है। ये वेपर प्रेशर का सिंपल कंसेप्ट हो गया। अब रॉल्स लॉ पर आने के पहले एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं। सपोज ये कंपोनेंट है A, ये वोलाटाइल नेचर का है। दूसरा कंपोनेंट है B, ये भी वोलाटाइल नेचर का है।
कंपोनेंट बी, ए के वेपर प्रेशर वैल्यू को पी नॉट ए से रिप्रेजेंट किया गया और बी के वेपर प्रेशर वैल्यू को पी नॉट बी से रिप्रेजेंट किया गया है। नॉट प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ए जब अकेले है तो उस कंडीशन में इनका वेपर प्रेशर क्लोज सिस्टम में ही लिया जाएगा, पी नॉट ए और इसको पी नॉट बी कहा गया। अब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, यहां ये मिक्स कर दें। अब इस कंटेनर में ए के भी पार्ट भी आ गए और बी के भी पार्ट भी आ गए। अब यहां वेपर प्रेशर एक सरफेस फेनोमेनन भी है, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो वहां पे वेपोराइजेशन का रेट जो वो फास्ट हो जाता है। पहले इसके सरफेस पर सिर्फ ए के पार्टिकल थे, इसके सरफेस पर सिर्फ बी के पार्टिकल थे, लेकिन अभी इस कंडीशन में इसके सरफेस पर ए के भी पार्टिकल हैं और बी के भी पार्टिकल हैं। इसका मतलब अब सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस करेगा। अब यहां पर ए के द्वारा जो वेपर प्रेशर वैल्यू क्रिएट किया जाएगा उन्हें हम लोग कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और बी के द्वारा जो क्रिएट किया जाएगा उन्हें कहा जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। इन दोनों में डिफरेंस समझो। पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म, यानी कि जब ये अकेले है। पी ए इज द पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, यानी कि जब इसका सॉल्यूशन बना दिए तब उस कंडीशन में इसके वेपर प्रेशर को पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बी के वेपर प्रेशर को प्योर फॉर्म में पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके पार्शियल वेपर प्रेशर को हम लोग पी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए और बी से रिलेटेड हो गए। अब कहता है रॉड्स लॉ यहां क्या बताता है, ये पीए का वैल्यू कितना होगा, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि ए का जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा पीए का वैल्यू होगा। और इस जगह पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं पी नॉट ए इंटू काई ए। उसी तरह से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इट वुड बी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और यहां इसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो कांस्टेंट यूज करेंगे इन्हें पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया पी नॉट बी इंटू काई बी। और इस टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वैल्यू कितना होगा, पीटी इट वुड बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया जब ए और बी दोनों वोलेटाइल नेचर। फिर से वोलेटाइल उन्हें कहा जाता है जो वेपर में कन्वर्ट करता है। ए और बी दो वोलेटाइल कंपोनेंट है। ए का वेपर प्रेशर वैल्यू को पी नॉट ए से, बी के वेपर प्रेशर के वैल्यू को पी नॉट बी से रिप्रेजेंट किया गया और अब इस दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट को एक जगह मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया गया। अब इस सॉल्यूशन में ए का जितना कंट्रीब्यूशन होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और बी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कहा जाएगा। जैसे इस बोर्ड के ऊपर में हम प्रेशर लगा रहे हैं और मेरे साथ में एक और स्टूडेंट आ गया वो भी प्रेशर लगा रहा है, हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और वो 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो टोटल फोर्स इसके ऊपर में 40 न्यूटन हो गया। हम 10 लगा रहे हैं और वो 30 लगा रहे हैं, तो मेरा जो वैल्यू हुआ उसको हम लोग पार्शियल फोर्स कहेंगे, स्टूडेंट का जो वैल्यू हुआ वो पार्शियल फोर्स स्टूडेंट का कहा जाएगा और टोटल फोर्स जो इसके ऊपर में लग रहा है 40 न्यूटन, इन दोनों के सम के बराबर में हो गया। तो ए के वेपर प्रेशर के वैल्यू को पी नॉट ए से, बी के वेपर प्रेशर के वैल्यू को पी नॉट बी से, इन दोनों को जब मिक्स कर दिया गया तो ए के वेपर प्रेशर को पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, बी के वेपर प्रेशर को पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और रॉड्स लॉ ये बताता है कि ए का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन का, बी का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन वैल्यू का, और इक्वल करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ कांस्टेंट पी नॉट ए और यहाँ कांस्टेंट पी नॉट बी यूज करते हैं। यानी कि रॉड्स लॉ के अनुसार से अब तक का जो कंक्लूजन आया वो बताता है कि बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, तो अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, ड्यू टू रॉड्स लॉ PA is directly proportional to chi A
और पी ए वुड बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई बी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी और पी बी वुड बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इट वुड बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और इसे लिख सकते हैं पी ए की जगह पर पी नॉट ए इंटू काई ए और पी बी की जगह पर पी नॉट बी इंटू काई बी। तो ये थ्री रिलेशंस आ गए। ये रिलेशन तब यूज करते हैं जब बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल इन नेचर। तो ये एग्जांपल हो गया दो वोलेटाइल लिक्विड के बीच का। अब आप इमेजिन करो कि अगर आप जो सॉल्यूशंस बना रहे हैं उसमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल नेचर का है, लेकिन अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का है तब उस कंडीशंस में क्या होगा आगे होगा। अब बात करते हैं हम लोग वैसे सॉल्यूशंस में जहां नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया गया है। हालांकि ए वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, और इनके वेपर प्रेशर का वैल्यू पी नॉट ए, बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ऐसे भी आप अब यहां से याद रखोगे कि सॉल्यूट को हमेशा बी से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, चूंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसलिए इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू जीरो होगा। जीरो, चूंकि ये वेपर में कन्वर्ट करेंगे ही नहीं। अब चूंकि दोनों कंपोनेंट है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन वैल्यू तो निकलेगा, लेकिन अब यहां जब आप निकालोगे तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी, और इसी को हम लोग लिखे थे पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। तो चूंकि पी नॉट बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है जीरो, तो ये वैल्यू आ जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए। यानी कि इस कंडीशन में टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। रीजन ये कि सॉल्यूट के वेपर प्रेशर का वैल्यू जीरो है क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो अगर दो वोलेटाइल हो गया तो टोटल प्रेशर वुड बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, लेकिन अगर ये यहां पर भी ये पी बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा जीरो, पी बी वुड बी इक्वल टू जीरो। रीजन ये कि जब पी नॉट बी का वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू काई बी ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो पी टी किसके बराबर में आ जाएगा, सिर्फ पी ए के बराबर में आ जाएगा। तो पी ए प्लस पी बी तब होगा जब ए और बी दोनों वोलेटाइल हो गए। अगर एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वैल्यू सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ये रॉल्स लॉ है। रॉल्स लॉ के बाद में एक और लॉ है जिन्हें हम लोग डाल्टन्स लॉ कहते हैं। Dalton's law of partial pressure. Partial pressure. ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में 11th क्लास में थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करते हैं। इफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर, then the total pressure inside the container is equal to the partial pressure of these non-reacting gases। और वहां पर हम लोग देखे थे कि किसी एक का पार्शियल प्रेशर वैल्यू वो कैसे निकालते थे
तो यहां पर आया था पी ए इज इक्वल टू पी टी इंटू काई एंड पी बी इज इक्वल टू पी टी इंटू काई, यानी कि टोटल प्रेशर और उनके मोल फ्रैक्शन के ऊपर इनसे निकाला गया था। यह था आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो रॉल्स लॉ था, और इसके और पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में जो पढ़े हैं वो है हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ में हम लोग पढ़े पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू काई, और अभी रॉल्स लॉ हम लोग पढ़े, अगर किसी एक ही कंपोनेंट को हम लोग लेकर के चले तो रॉल्स लॉ में आ गया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई। अब इन तीनों को लिखते ही स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा कंफ्यूजन, किस जगह पर हम लोग रॉल्स लॉ यूज करेंगे, कहां हम लोग डाल्टन्स लॉ यूज करेंगे, और कहां हम लोग हेनरीज लॉ यूज करेंगे। बिल्कुल एकदम आसान सा तरीका बताते हैं। अगर दोनों कंपोनेंट वेपर फेज में, गैसियस फेज में, तो उस कंडीशन में हम लोग डाल्टन्स लॉ यूज करते हैं, यानी कि ये यूज किया जाता है गैस इन गैस, या इसी को हम लोग वेपर फेज कहते हैं। यानी कि अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है वेपर फेज, हेनरीज लॉ यूज करते हैं अगर एक गैस है और दूसरा लिक्विड है, यानी कि इनका इस्तेमाल करते हैं गैस इन लिक्विड के केस में, और रॉल्स लॉ का यूज करते हैं अगर दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है। अब तो आसान हो गया होगा, यानी दो लिक्विड को मिक्स कर दिया गया वोलेटाइल कंपोनेंट को, तो रॉल्स लॉ। एक गैस को किसी लिक्विड में डाला गया, हेनरीज लॉ, और दो गैस को मिलाया गया, दोनों ही वेपर फेज में है, तो डाल्टन्स लॉ। तो एक जगह पर आप क्वेश्चन देखोगे, एग्जांपल का ही है एनसीईआरटी में, आपको निकालना है टोटल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर भी, एक में निकालना है आपको लिक्विड फेज में और दूसरी बार में निकालना है वेपर फेज में। तो जब लिक्विड फेज में निकालना है तो वहां पर आपको यूज कौन सा करना पड़ेगा, रॉल्स लॉ। और जैसे ही वेपर फेज बोलेगा तो वेपर फेज में कौन सा हम लोग यूज करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इनका यूज करके निकाला जा सकता है। फिर से एक बार, डाल्टन्स लॉ, हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ कहां कहां यूज करेंगे। If the solution is in vapor phase, is in gaseous phase, both components are in gaseous phase, then we have to use Dalton's law. If a gas is dissolved in a liquid, लिक्विड में डिसॉल्व किया गया यानी कि गैस और लिक्विड है, तब हम लोग यूज करेंगे रॉल्स लॉ। इफ बोथ कंपोनेंट्स आर इन लिक्विड फेज, दोनों का दोनों लिक्विड फेज में है, तब यूज करेंगे हम लोग रॉल्स लॉ। एक और बोर्ड में पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन हेनरीज लॉ बिकम रॉल्स लॉ, यानी कि ऐसा क्या कंडीशन हो सकता है कि हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ दोनों जो है वो बराबर हो जाए। तो इनके रिलेशन को देखते हैं हम लोग। हेनरीज लॉ में हम लोग पढ़े हैं, हेनरीज लॉ यहां बताया गया पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू काई, पी इज इक्वल टू के एच इंटू काई। और अभी रॉल्स लॉ हम लोग पढ़े, तो इस रॉल्स लॉ में बताया गया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई। अब फार्मूला सामने, दोनों को गौर से देखो, यहां भी पी है, यहां भी पी है, यहां भी काई है, यहां भी काई है। तो इस जगह पर के एच है और यहां पर क्या है, पी नॉट ए। यानी कि अगर के एच का वैल्यू पी नॉट ए के वैल्यू के बराबर हो जाए, देन हेनरीज लॉ विल बिकम आइडेंटिकल टू रॉल्स लॉ। यानी ये हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू पी नॉट ए के बराबर हो तो हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ ये दोनों बराबर होगा। 1 मार्क्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां आज हम लोग वेपर प्रेशर से रिलेटेड बात किए। फिर से एक बार आपको बताते हैं, वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapor on the surface of liquid or on the wall of container in equilibrium state। अगर दो वोलेटाइल कंपोनेंट को मिला दिया गया तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन वैल्यू।
क्योंकि सरफेस पर दोनों के कंपोनेंट होंगे, ए के भी और बी के भी। तो अगर ए का अमाउंट ज़्यादा है तो सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो पी ए का वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर बी के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो पी बी का वैल्यू ज़्यादा होगा। यानी कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, और यही से रॉड्स लॉ निकल कर आया था। फिर अभी आपको बताया डाल्टन्स लॉ भी टर्म यूज होता है, लेकिन डाल्टन्स लॉ यूज करते हैं हम लोग वेपर फेज या गैसेस फेज। क्वेश्चन में अगर कहा जाए इन वेपर फेज और इन गैसेस फेज तभी इसको यूज करोगे, और वहां पर फार्मूला बताया आपको कि कहां पर चेंजेस आता है। हेनरीज लॉ और रॉड्स लॉ ये दोनों का भी इक्वल हो सकता है इफ हेनरीज कांस्टेंट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म, यानी वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट के बराबर हो जाता है। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, हम लोग अब थ्योरेटिकल पार्ट के बाद में न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। एग्जांपल 2.5, एग्जांपल 2.5 ये बना हुआ क्वेश्चन है, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम समझा देते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, यानी कि दो कंपोनेंट है, एक क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और दूसरा डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2 at 298 Kelvin और 200 mmHg, यानी ये 200 mmHg है, और डाइक्लोरोमीथेन का 415 mmHg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl, और ये 40 ग्राम एट 298। अब देखो यहाँ क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन दोनों का वेपर प्रेशर वैल्यू दिया हुआ है, एक का 25.5 है, दूसरे का 40 ग्राम है। आप ए बी भी मान सकते हो और ये भी ले सकते हैं। आप कैसे करोगे? जो मान लीजिए कि अगर आप इसको बी मान रहे हैं, ऐसे बताया आपको कि याद रखोगे कि जो सॉल्यूट होगा उसको बी और जो सॉल्वेंट होगा उसको ए। अभी आप ए इसे भी मान लिए तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश यही करो। अब देखो तो कौन सॉल्यूट होगा, इनका अमाउंट 25.5 ग्राम और इनका अमाउंट 40 ग्राम है। तो हम लोग सॉल्यूशन जब स्टार्ट किए उसी वक्त में बात की कि जिनका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट और जिनका कम होगा वो सॉल्यूट, यानी कि ये वैल्यू हो गया P0 A का और ये वैल्यू हो गया P0 B का। अब आपको दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर वैल्यू निकालना है। देखो दोनों का मास दिया हुआ है, इनका भी मास दिया हुआ है, इनका भी मास दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है। तो जब फार्मूला दिया हुआ है तो इनके मास और मोलर मास से आप यहां पहले निकाल लोगे नंबर ऑफ मोल्स। इनके मास और इनके मोलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो निकालेंगे वो इनका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। अब इसके बाद में आप काई ए और काई बी का वैल्यू निकालेंगे, ये निकल गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पी ए वुड बी इक्वल टू P0 A इंटू काई। P0 A का वैल्यू दिया हुआ है और काई ए आप ये निकाल दी। काई ए का फार्मूला याद है ना। अब जब ये याद नहीं रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल है, आगे की तरफ बढ़ते जाओ, पीछे का पार्ट आप भूलते जाओ। काई ए वुड बी इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। यहाँ ये Na निकाल लिए, यहाँ ये Nb निकाल लिए। Na कैसे निकलेगा? मोल ऑफ ए मास 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 35.5 इंटू 2, इतना करोगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे। ये पार्ट, इसके बाद में फिर टोटल प्रेशर निकालोगे। तो टोटल प्रेशर वुड बी इक्वल टू PA प्लस PB। अब इसके बाद में सेकंड जगह पे सेकंड क्वेश्चन जो कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब इनका मोल फ्रैक्शन निकालेगा वेपर फेज में कितना होगा। तो वेपर फेज में जब सेकंड पार्ट ही में हमको समझाना था तो इन वेपर फेज हम लोग को डाल्टन्स लॉ यूज करना पड़ेगा। तो इन वेपर फेज PA would be equal to PT into काई, इनके बराबर में होगा।
पी ए वुड बी इक्वल टू पी टी इंटू काई ए, और यहां से फिर हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, काई ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पी ए निकाल चुका है, इस पी ए को इस जगह पर यूज करोगे, टोटल प्रेशर के वैल्यू को यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ पार्ट निकल जाएगा काई ए का, और फिर इसी तरह से पी बी वुड बी इक्वल टू पी टी इंटू काई बी, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो फिर निकल जाएगा। और यहाँ पर भी उसी तरीके से दिया हुआ है इस क्वेश्चन में भी, यहाँ पर भी आप देखो तो टोटल वेपर प्रेशर के वैल्यू को फिर जो पार्शियल प्रेशर का ये निकालेंगे तो पी ए बाई पी टी आ जाएगा यहाँ पर, और इस जगह पर पी बी डिवाइडेड बाई पी टी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, आज ही बनाओगे सेम डे, बाकी आगे के लिए नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इंटेक्स्ट में भी दिया हुआ है, ये इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2.8 है। इंटेक्स्ट 2.8 इसमें करा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 and 700 mmHg रिस्पेक्टिवली। प्रेशर mmHg में रहे, बार में भी रह सकता है, पास्कल में भी रह सकता है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर Pt is equal to 600 mmHg, 600 mmHg। और आपसे पूछा जा रहा है कि काई ए का वैल्यू कितना होगा और काई बी का वैल्यू कितना होगा, और फिर लास्ट में पूछा जा रहा है कंपोजिशन इन वेपर फेज, यानी कि फिर वेपर फेज में भी आपको काई ए और काई बी निकालना है, यानी कि डाल्टन्स लॉ भी लगाना है। पहले तो इसके बारे में सोचेंगे, ध्यान से देखो तो Pt इज इक्वल टू फार्मूला पढ़े हम Pa प्लस Pb, और Pt वुड बी इक्वल टू P नॉट A इंटू काई ए प्लस P नॉट B इंटू काई बी, और एक स्टेप और बढ़ते हैं, वही मेन है, Pt वुड बी इक्वल टू P नॉट A इंटू काई ए प्लस P नॉट B इंटू 1 माइनस काई ए, ये पार्ट मेन है। याद करो मोल फ्रैक्शन जो बताया था, अगर दोनों ही कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा, यानी कि काई ए प्लस काई बी वुड बी इक्वल टू 1, तो काई बी की जगह पर हम लोग 1 माइनस काई ए भी लिख सकते हैं, तो जहां ये काई बी था उसकी जगह पर कर दिए 1 माइनस काई बी। अब देखो डाटा, अब इस डाटा में टोटल प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, P नॉट A का वैल्यू दिया हुआ है, P नॉट B का वैल्यू दिया हुआ है, तो बाकी क्या बचा हुआ है आपको निकालने के लिए, काई बी। तो एक बार में जब काई ए निकल जाएगा तो दूसरी बार में काई बी निकाल सकते हैं, 1 माइनस काई ए करके बन जाएगा ना आपसे। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, ये तो हम सारा आंसर ही बता दिए, अब सिर्फ आपको ये वैल्यू पुट करना है और काई ए का वैल्यू निकालना है। जब ये निकल जाएगा तो फिर सेकेंड वाले के इन वेपर फेज उसके लिए क्या करोगे, तो वहां पर फिर आपको लिखना पड़ेगा इन वेपर फेज, फिर वही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे, Pa वुड बी इक्वल टू Pt इंटू काई ए, देयरफॉर काई ए वुड बी इक्वल टू Pa बाई Pt। अब ये मत कंफ्यूज कर देना कि इसको लिखोगे, ये जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड फेज में, और यहाँ ये जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा वो वेपर फेज में होगा, यानी कि जब आप काई ए और काई बी निकाल लेंगे तो फिर आपको यहाँ बनाने के लिए Pa निकालना होगा, Pa मींस P नॉट A इंटू काई ए, Pb निकालोगे, Pb कैसे निकलेगा, P नॉट B इंटू काई बी, और उसको यहाँ पर पुट करोगे तो एक बार में काई ए निकलेगा, और फिर उसी तरह से किसका वैल्यू निकालेंगे, काई बी का, तो Pb बाई Pt, यानी कि टोटल प्रेशर। तो ये क्वेश्चन बनाओ, और इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, उसको आप बनाओगे। ये पूरा बताते चल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। अब इतना तो आपको करना चाहिए, आप भी फील कर रहे होंगे कि एक ही बात को ये 10 बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, और आश्चर्य तब लगता है जब फिर आपकी तरफ से वैसे वैसे क्वेश्चन का मैसेज आना शुरू होता है
कि सर 20% W/W का मतलब क्या है? हम तो सर बताइए ये 20% W/W का मतलब है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो पार्ट आगे बताया हुआ है, बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि अभी तो सबसे बड़ा एक बेनिफिट आपको ये है कि आप पीछे के पार्ट को रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसका यूज करो ना यार, जहां पर जो क्वेश्चन बताया गया है। और सब कुछ बता देंगे तो उससे फायदा क्या? ये जितना जो डिस्कस किए हम बोर्ड पर सॉल्यूशन लिख देंगे, उससे क्या फायदा? आप तो कॉपी कर लोगे, लेकिन यहाँ समझने के बाद में खुद से बनाओगे तो वहां आपका दिमाग लग रहा होगा और उस कंडीशन में आपके एग्जामिनेशन में बनने का चांसेस है, तो वो आप करोगे। जब कभी आप कॉपी पर ऐड करके देखोगे, सिस्टमेटिक तरीके से ढंग से लिखा हुआ रहेगा, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। अब अगले क्लास में हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। आप भी थोड़ा सा देखोगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो पार्ट है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कोशिश करेंगे स्टार्ट करने का पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ तक का आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, बाकी अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।